हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका फिजिक्स का 7th लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है और इस सेशन में आपका विथ सॉल्यूशन चलेगा। तो आज का लाइव सेशन ज्वाइन करना ना भूलेंगे। अब क्या है ना कि हमारा एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप इस टेस्ट में शामिल होकर अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। और इस सेशन में आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए, जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित हो सकता है। तो चलिए, आज का जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन 4 विकल्प है। ए है वेबर, बी है हेनरी, सी है फैराडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइव ज्वाइन कर ले और इस क्वेश्चन का आंसर करना ना भूलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे इस सेशन में जुड़े हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस सेशन में आप जुड़िएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और आपका चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत भी है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा कि आपका वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो चलिए, हम दूसरे दौर में पहुँचते हैं, यानी कि क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव में। देखिए क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर जल्द ही मिल गया। देखिए क्या है, कहता है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। डैट डी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कहते हैं। डैट डिवाइस ही चीज मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैट डिवाइस इज कॉल्ड। ऑप्शन आपका ए है डायनेमो, बी है विद्युत मोटर, सी है सोलिनॉइड, जिसको परिनालिका कहते हैं, और डी ऑप्शन आपका नन है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन भी है। तो चलिए, इस लाइव सेशन का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और 50% बच्चे जो है इसका आंसर सही कर रहे हैं और कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। ज़्यादा मैं बोल गया। ठीक है, तो चलिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन ए होगा, डायनेमो होगा। अब हमारा इस लाइव सेशन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है। कहता है अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इन केस ऑफ रेजोनेंस, या रेजोनेंट कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए, आपका ए ऑप्शन है 1/2 पाई इंटू 1/√LC, बी जो है 1/2 पाई √L/C, और सी जो है 1/2 पाई √LC, डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा से लिया गया क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में मैं देखा हूँ कि पूछा जाता है। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कुछ बच्चे इसका आंसर जो है ना ए कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं, यानी कि मैं मिला के इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए, अब इस लाइव सेशन का चौथे क्वेश्चन में लुत्फ उठाया जाए और ये हमारा शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की, यानी प्रोपगेट करने की जो दिशा होती है वो बतानी है। ऑप्शन ए है कि ई के समानांतर, बी जो है बी के समानांतर, सी जो है ई क्रॉस बी के समानांतर, डी नन ऑफ दीज पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन किया हुआ है हमारी टीम की ओर से। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बार इसका आंसर सी से स्टार्ट किए हैं और कुछ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना, आप इस सेशन का एंजॉय और लुत्फ उठा सकते हैं हमारे साथ। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ई क्रॉस बी के समानांतर होगा।
चलिए अब हम क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 5 जो देखिए आपको जल्दी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। देखिए क्या कहता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर क्या होता है। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ये हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स से लिया गया ने क्वेश्चन है, ने भौतिकी प्रकाश कह सकते हैं इसको। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है π/2, बी जो है π/4, सी जो है पाई, डी नन है। आपको इस क्वेश्चन में वेट करना चाहूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बच्चे वाकई में फिजिकल ऑप्टिक्स में की पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर का वेट करता हूँ आप लोग का। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अब क्या है ना बाबू कि आपका बहुत ही कम एग्जामिनेशन में समय बचा हुआ है, तो हाई वाई करना छोड़ो और चुपचाप जो है ना अपना दिमाग जो है कंसंट्रेट एग्जामिनेशन की ओर लगाओ। तो चलिए इस बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है ना ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी ए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहता हूं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच फेज डिफरेंस जो होता है ये π/2 का होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं और ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। कहता है प्रकाशिक तंतु का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन। ने आपको बतानी है कि यहाँ जो हमारा 4 विकल्प है उस चारों विकल्प में से कोई एक ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, ऑप्शन बी जो है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, सी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी नन ऑफ दीज है। तो बच्चों बताइए कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपके ये प्रकाश की किन घटनाओं पर आधारित है। ये पहला है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन को सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ना बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़े होंगे टेलीस्कोप, उसी पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है खगोलीय दूर में अंतिम प्रतिबिंब होता है। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन टेलीस्कोप इज। ए ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी है काल्पनिक और उल्टा, सी जो है वास्तविक और सीधा, डी नन। खगोलीय दूरबीन जो हमारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन जो होता है आई लेंस के द्वारा, तो आपको बतानी है कि ये हमारा जो आपका फाइनल इमेज जो होता है वह किस प्रकार से होता है। वास्तविक और उल्टा होता है कि काल्पनिक और उल्टा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है, डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए आप लोग। टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपका 5 नंबर का ये वीवीआई क्वेश्चन है। उसका पूरा रे डायग्राम का वर्णन करना होता है और हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और जिस ट्यूब के द्वारा ये बना होता है उस ट्यूब की नली की लंबाई भी निकालनी होती है और ये हमारा आवर्धन क्षमता भी निकालना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन आपका ये भी आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया है। और ये देखिए हमारा क्या है, कहता है एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन कौन होता है। इफ ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू देन व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल। ऑप्शन ए है म्यू +1 इंटू ए, बी जो है म्यू -1 इंटू ए, सी जो है म्यू इंटू ए, डी नन ऑफ दीज। जो है इनमें से कोई नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन है आपका उसका 4 विकल्प दिया है ए बी सी और डी, और यही ए बी सी डी में ही कोई एक आंसर होगा। चलिए आप लोग लगता है पढ़ाई किए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने के साथ ऑप्शन स्टार्ट हो गया इसका आंसर सॉल्यूशन, और 90% बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। मैं भी बी के साथ जाना चाहता हूँ। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन में से एक है। देखिए क्या कहता है, कहता है विनाशकारी व्यतिकरण के पथांतर का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, सॉरी यहाँ छूट गया इंग्लिश में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होना चाहिए।
ऑप्शन ए है 2n+1 इंटू λ/2, बी जो है 2n लैम्डा और सी जो है 2n λ/2, डी है नन ऑफ दीज। आप लोग पढ़े होंगे है ना कि हमारा इंटरफेरेंस, दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग फटाफट कीजिए और लाइव सेशन का लुत्फ उठाइए। तो देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 9 का। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी ऑप्शन ए के साथ ही जाना चाहता हूँ। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारा बोर्ड मॉडल साबित क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सरे किरणें क्या है, व्हाट इज एक्सरे। ऑप्शन ए विद्युत तरंग, बी चुंबकीय तरंग, सी अवरक्त तरंग, डी विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको बतानी है कि एक्सरे किरणें जो है किस वेव के श्रेणी में रखा गया है। आपका कह सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, और कह सकते हैं इसको हम अल्ट्रा वेव कह सकते हैं, ठीक है। डी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बाबू क्या होगा। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 10 का जो है आंसर बाबू डी होगा। एक्सरे किरणें जो होती है विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी VVI क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन है ml2 T−1, बी जो है ml T−1 और सी जो है ml3 T−2, डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा कि चूँकि ये केमिस्ट्री में भी आती है और ये फिजिक्स में भी, हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देख रहा है बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि 11 का वे जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्या है ना कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। कहता है प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ कैसा होता है। ए परवलयाकार, बी अति परवलयाकार, सी दीर्घवृत्तीय, डी नन। यानी कि हमारा जो है स्कैटरिंग अल्फा कण जो होता है उसका प्रोपगेशन पाथ आपको कहता है कैसा होता है। ऑप्शन ए परबोलिक होता है, कि ऑप्शन बी हाइपरबोलिक होता है, कि ऑप्शन सी इलिप्टिकल होता है, और डी नन ऑफ दीज। आपको बताने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं, और लगभग बच्चे जो हैं मैं इस क्वेश्चन में सही भी जा रहे हैं, कुछ गलत भी हैं। मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहता हूँ। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बाबू है ना आपका VVI साबित हो सकता है। तथा बीटा किरणें विक्षेपित होती है, व्हाट डेविएशन ऑफ बीटा रेज, माने किस क्षेत्र में भी होना चाहिए यहाँ विच, है ना। चलिए पहला ऑप्शन जो है आपके सामने विद्युत क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में, सी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, डी नन होना चाहिए, नन ऑफ दीज। बीटा किरणें विक्षेपित होती है किन किन क्षेत्रों में होती है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बार क्वेश्चन का आंसर जो है सी ऑप्शन से शुरू किए हैं। कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी VVI क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिरोध की पढ़ाई किए होंगे। क्या कहता है, क्या होता है जब अर्धचालक के ताप को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध का मान घटता है, बी ऑप्शन प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, डी नन ऑफ दीज। माने क्या होता है जब अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, हमारे रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कि रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बताना चाहूँगा कि ये ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है 15 यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है। कहता लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ए आवेश के, बी द्रव्यमान के, सी ऊर्जा के, और डी संवेग के। आप लोग लेंज का नियम पढ़े होंगे। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा 10 सेकेंड,
और आपको बतानी है कि लेंज का नियम जो है किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आवेश के, बी जो है द्रव्यमान के, सी है ऊर्जा का, डी है संवेग का। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी पर भी जा रहे हैं इस बार। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सॉल्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये हमारा देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये हमारा कैपेसिटर से लिया गया है। इसमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है। कहता है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए 2.5 गुने 10 पे घात -4 जूल, बी जो है 2.5 गुने 10 पे घात -3 जूल, सी जो है 5 गुने 10 पे घात -2 जूल और डी जो है 1.2 गुने 10 टू द पावर -8 जूल। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है बच्चों, वीवीआई साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर ऑप्शन क्या देना पसंद करते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बच्चे ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आप ये फॉर्मूला लगा दो, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बाबू काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन में से एक है, जो देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 17वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट्स, ऑप्शन ए उच्च धारा, ऑप्शन बी उच्च वोल्टता, ऑप्शन सी उच्च धारा उच्च वोल्टता दोनों और डी केवल अल्प धारा। ये हमारा 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ही विकल्प है, ए बी सी और डी, और इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक आंसर होगा। और तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग क्या कर रहे हो। तो देखिए हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज जो है ये हमारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा जी, चूँकि ये प्रत्यवर्ती धारा से रिलेटेड है और इस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। और ये कहता है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 cos 100 पाई टी है तो इसकी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। और जहाँ आपका ये सर्किट का एसी सर्किट का आपका दिया हुआ है एक्सप्रेशन I बराबर 50 cos 100 पाई इंटू टी। ऑप्शन ए जो है 100 HZ, बी जो है 50 HZ, सी जो है 25 HZ, डी जो है 200 HZ। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, फिर उसके बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे मेरे हिसाब से आपका ओमेगा बराबर जो होता है ना 2 पाई आई इंटू न्यू होता है, न्यू यही फ्रीक्वेंसी होता है। इसके आधार पर आप क्या है ना काउंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्या है ये क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कहता है बीटा क्षय उत्पन्न करता है संभारिक, बी समस्थानिक, सी आइसोटोन्स, डी नन। बीटा क्षय 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बतानी है। ऐसे मेरे हिसाब से तो क्या है ना समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, समभारिक इसमें हमारा क्या है ना कि परमाणु भार बराबर होता है, आइसोटोन्स इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो एक बीटा क्षय उत्पन्न करता है यानी कि उसकी परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ए होना चाहिए। इसे देखिए आप लोग को क्या आता है मेरे हिसाब से। चलिए अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके ये कहता है ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है बनता है, कोड ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ नरम लोहा, बी कठोर लोहा, सी तांबा और देखिए डी जो है आपके सामने है। अब देखिए डी भी ऑप्शन आ गया, कहता है जस्ता से। ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है
किससे बना होता है? नरम लोहा से, कठोर लोहा से, तांबा से, जस्ता से। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन फटाफट बताना है। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी अल्फा कण, डी इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। 21 नंबर यानी 21वां आपका इस लाइव सेशन का 21वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी अल्फा कण, डी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, इस लाइव सेशन का लुत्फ लेते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देने है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बार बी ऑप्शन कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन जो है इसमें त्वरित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अचर रहता है? व्हेन लाइट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट? ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, बी वेलोसिटी, सी वेवलेंथ, डी एम्पलीट्यूड। यानी ए है आवृत्ति, बी जो है वेग, सी है तरंग दैर्घ्य, डी है आयाम। अब बताइए, इस क्वेश्चन आप लोग को वेट करना चाहूँगा कि जब हमारा लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, उसमें ये जो हमारा चार वो आपका भौतिक राशि दिया हुआ है, इन चारों भौतिक राशि में से किसका मान जो है अचर रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य और डी। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो कुछ क्वेश्चंस का आंसर सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे आंसर की ओर अग्रसित हो रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए। कहता है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वन एटम ऑफ थोरियम? यहाँ देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा एटॉमिक नंबर 98 है, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 230 जो है ये हमारा परमाणु भार कह सकते हैं। तो जल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप लोग बच्चों क्या आंसर करते हो, और इस लाइव सेशन का लुत्फ उठाना ना भूलेंगे, क्योंकि अब हमारा क्या है ना एग्जामिनेशन का लगभग काफ़ी करीब आ चुका है। और ये हमारा दिसंबर का महीना भी जो है ना अपने चरम सीमा पे आ रहा है, इसलिए फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे जो है नहीं 50 से 60% बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। मैं भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहता हूं। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है। कहता है रेडियो सक्रियता में क्षय गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होगा? यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डीके फैक्टर इन रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शन ए M0 L0 T इनवर्स, बी M0 L और T0, और सी जो है M0 L इनवर्स T0 नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा जो रेडियो सक्रिय में क्षय गुणांक जो होता है, जिसको आप लैम्डा कहते हो, ठीक है, उसी का हमको बीमीय सूत्र लिखना है। तो बताइए इसका फटाफट कि इसका क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं, और कुछ बच्चे क्या मैक्सिमम बच्चे जो है इसका आंसर ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी ए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहता हूँ। चलिए, अब देखिए ये जो है ना हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 का था एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए ऑप्शन y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी का बार, सी ए y बराबर a इंटू बी, और डी है आपका नन। आप लोग का जो भी लॉजिक गेट है, एंड है, और है, नैंड है, नोर है, तो इस तरह का आपका एक क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई साबित होता है हमारा। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना चाहता हूँ। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या कहता है नोर गेट का लॉजिक संकेत क्या है? ऑप्शन ए इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, ऑप्शन बी इस प्रकार से, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस प्रकार से। आपको बतानी है कि इसमें से ये कौन सा लॉजिक ने नोर गेट का लॉजिक संकेत है।
तो देखिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे ए बी पर भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ना कंफ्यूजिंग हो रहा है बच्चों लोग का। कुछ बच्चे जो है सी के साथ भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी के साथ भी जा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है स्काई वेव संचार आधारित है। ऑप्शन ए आयन मंडल द्वारा अपवर्तन पर, ऑप्शन बी आयन मंडल में संचरण पर, सी आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्काई वेव संचार जो है आधारित है किस पर? आयन मंडल द्वारा अपवर्तन पर, बी आयन मंडल में संचरण पर, सी आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर, डी नन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चे करना शुरू भी कर दिए हैं। कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में संचरण पर। चलिए ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। कहता है तनुकरण यानी एटेन्युएशन का मापन किया जाता है डेसिबल, बी ओम, सी साइमन, डी महो। ये अच्छा क्वेश्चन है। तनुकरण यानी एटेन्युएशन का मापन किया जाता है डेसिमल में, कि ओम से, कि साइमन, कि महो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए और कुछ बच्चे आंसर सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है ना, चलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 29 जो है क्या कहता है। कहता है एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है n-1/2, बी जो है nt, सी जो है n/t-1, डी जो है नन। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, nt। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 30, ये भी काफ़ी जो है ना आपकी 12वीं के बोर्ड के लिए आपका काफ़ी VVI रखता है। कहता चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक आप लोग को बताना है क्या है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स या एस एम इनवर्स -1, सी जो है एम इंटू एस और डी नन। बताइए चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय चुंबक क्षेत्र के अनुपात। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है आंसर, कुछ बच्चे ए बी पर भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी पर भी जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस लाइव सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस लाइव सेशन को स्टार्ट से एंड तक देखना ना भूलिएगा। ठीक है, और विशेष मैं क्या कहूँ, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।